नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के सिद्धांत पार्ट 2 भाग 2। पिछला जो लेक्चर था मानव भूगोल के सिद्धांत भाग 1, उसमें हमने मानव भूगोल के सिद्धांतों के बारे में बात की थी, कौन कौन से सिद्धांत हैं। और इसमें फर्स्ट जो सिद्धांत था अंतर्क्रिया या क्रियाशीलता का सिद्धांत, जिसके बारे में हमने देखा कि अंतर्क्रिया या क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है। आज हम अन्य जो सिद्धांत है पाथेयता का सिद्धांत, वातावरण समायोजन का सिद्धांत, इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे, अध्ययन इनका करेंगे। हमने पहला जो सिद्धांत देखा था प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, यानी जो क्रियाशीलता का सिद्धांत, जो ये बताता है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। प्रकृति में स्थित प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन आ रहा है, या तो वो घट रही है या वो बढ़ रही है। कोई भी जो वस्तु है, यहाँ तक स्वयं मानव भी स्थिर नहीं है। प्रकृति में निरंतर चेंजेज आते रहते हैं, तो परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अब हम अगले सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, जो है आपका पार्थिव एकता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक तत्व एक दूसरे से संबंधित है तथा एक दूसरे पर निर्भर है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक भौगोलिक कारक जो कि पृथ्वी पर स्थित है, उसका अपना स्वतंत्र या पृथक अस्तित्व होना असंभव है। वह अकेला नहीं रह सकता। सभी जो भौगोलिक कारक है वो आपस में संबंधित होते हैं। प्रत्येक भौगोलिक कारक दूसरे कारक से प्रभावित होता है तथा स्वयं भी अन्य तत्वों के सम्मिलित प्रभाव के द्वारा ही किसी क्षेत्र विशेष का भूदृश्य विकसित होता है। तो कोई भी जो भौगोलिक कारक है, हम किसी भी भौगोलिक कारक की बात करें, चाहे वह मृदा है, चाहे वह वनस्पति है, चाहे जलवायु है, सभी जो भौगोलिक कारक हैं वो एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। जैसे हम मृदा की बात करें तो मृदा का जो निर्माण है वो चट्टानों से प्रभावित होता है, वहाँ की जलवायु से प्रभावित होता है, वहाँ जल प्रवाह किस प्रकार का है, चट्टानों में कौन कौन से खनिजों वाली चट्टानें वहाँ पे मिल रही है। तो इस प्रकार से जो अन्य जो भौगोलिक कारक है वो भी मृदा को, उसके निर्माण को, उसके विकास को प्रभावित कर रहे हैं। तथा स्वयं भी अन्य तत्वों के सम्मिलित प्रभाव के द्वारा ही किसी क्षेत्र विशेष का भूदृश्य विकसित होता है। हम यदि किसी क्षेत्र के भूदृश्य की बात करें, हम देखें तो हमें जो भी वहाँ दिखाई दे रहा है, चाहे वो प्राकृतिक दृश्य है, चाहे वह सांस्कृतिक दृश्य है, वह विभिन्न कारकों का ही परिणाम होता है। यदि प्राकृतिक दृश्य की बात करें, हम यदि एक वन क्षेत्र की बात करें तो वन क्षेत्र में पेड़ हैं, पेड़ पाए जाते हैं, वहाँ पे विभिन्न जीव जंतु पाए जा रहे हैं। तो ये जो कारक हैं, ये जितने भी तत्व हैं, भौगोलिक तत्व हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये प्राकृतिक प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, वहाँ पे मृदा किस प्रकार की है, वर्षा वहाँ पे कितनी हो रही है, जीव जंतु जो है वो कौन कौन से पाए जाते हैं, तो ये सभी जो है आपस में जो है क्या एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और उसी के अनुसार एक भूदृश्य जो है वो हमें दिखाई देता है। यदि हम सांस्कृतिक भूदृश्य की बात करें, एक कृषि क्षेत्र है या खेत है जो एक सांस्कृतिक भूदृश्य का जो उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो खेत में मृदा है जो कि प्राकृतिक वातावरण तत्व है, वर्षा है प्राकृतिक वातावरण का तत्व है, वहाँ पे फसलें हैं, उन फसलों में खाद का यूज़ करता है, मानव वहाँ पे कार्य कर रहा है। तो एक सम्मिलित जो भूदृश्य वहाँ पे दिखाई देता है खेत का, लेकिन वो एक किसी भी एक कारक का परिणाम नहीं है, बल्कि सभी कारकों के सम्मिलित जो प्रभाव जो है वो उसमें दिखाई देता है, उसका वो परिणाम होता है। पृथ्वी स्वयं भी एक इकाई के रूप में है तथा इसके विभिन्न भाग आपस में एक दूसरे से संबंधित तथा नियंत्रित हैं। हम बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी जो है स्वयं भी क्या एक इकाई है और ये इकाई कई भागों से मिलकर बनी है और ये आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से नियंत्रित होते हैं। जैसे पृथ्वी है या धरातल जो बात करें हम, 3 मंडल मुख्य रूप से पाए जाते हैं, लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है और
जो वायुमंडल की बात करें हम, तो वायुमंडल, जलमंडल और जो चट्टान मंडल कह सकते हैं हम, धरातलीय जो भाग है, क्रस्ट जिसे हम कह सकते हैं, और इन तीनों का ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जीवी क्रिया होती है वो कहलाता है बायोस्फीयर, यानी कि जैव मंडल से कहा जाता है। तो ये सभी पृथ्वी के मंडल है। पृथ्वी का जो संगठन है वो इन्हीं मंडलों से मिलकर हुआ है। तो ये भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से अलग थलग हम इनका अध्ययन नहीं कर सकते। यदि हम बात करें जलमंडल की, हम बात करें तो जलमंडल में हम क्या अध्ययन करते हैं? नदियों का, नहरों का, तालाब है, सागर है, तो महासागर है। अब सागर महासागर का हम यदि अध्ययन करेंगे तो जल की बात करें तो जल जो है, पानी कहाँ से प्राप्त होता है? वर्षा से प्राप्त हो रहा है। वर्षा जो है वो एक कैसा कारक है? वो वायुमंडलीय कारक है। वाष्पीकरण की क्रिया है वो वायुमंडलीय कारक है। इसी प्रकार जो महासागर है वो धरातल पे स्थित है, उनमें भी चट्टानें पाई जाती है, तो उनको भी जो है वो लिथोस्फीयर जो है, चट्टान मंडल क्रस्ट से अलग उनको नहीं किया जा सकता। महासागरों में जीवन भी पाया जाता है, मत्स्य जो मछलियाँ पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के जीव जो है वो पाए जाते हैं। इस प्रकार यदि हम एक मंडल का अध्ययन करें तो उसका सिंगल अध्ययन नहीं कर सकते, बल्कि हमें अन्य जो मंडल हैं उनसे इंटर रिलेट करके ही हम उसका डिटेल जो स्टडी कर सकते हैं। जलवायु की विभिन्न कारक धरातलीय आकृतियों का निर्माण करते हैं, लेकिन जलवायु भी विभिन्न भू आकृतियों से प्रभावित होती है। जैसे पर्वत जलवायु है, जलवायु के विभिन्न जो कारक हैं वो धरातलीय आकृतियों का निर्माण करते हैं। जैसे जलवायु है वो अक्षीय के जो तत्व हैं वो अक्षीय है, अपरदन है, इन जो भौगोलिक प्रक्रियाओं के माध्यम से जो है वो आकृतियों का निर्माण करते हैं। जैसे कि बात करें डेजर्ट की, तो डेजर्ट में जो सूर्य ताप जो है या तापमान जो है, तो तापमान की वजह से अपक्षय होता है और नए नए जो है वो स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार जो नदियों वाला जो क्षेत्र है, तो वहाँ पे नदी जो है उसके द्वारा क्या होता है कि विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। हवा है, हवा भी एक प्रमुख जलवायु कारक है। हवा के द्वारा जो मरुस्थल में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ जो है वो निर्मित होती हैं। और जलवायु की जो कारक है वो धरातलीय आकृतियों का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन स्वयं जलवायु को हम ये नहीं कह सकते कि जलवायु जो है वो धरातलीय आकृतियों के प्रभाव से अछूती रहती है। जैसे हम बात करें पर्वतों की, तो पर्वत जलवायु को नियंत्रित करते हैं। यदि कोई भाग है वो समतल है तो वहाँ की जलवायु अलग होगी, यदि कोई भाग ऊंचाई वाला है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहाँ पे जलवायु अलग होगी। मौसम ठंडा होगा, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तापमान में कमी आने लग जाएगी। तो इस प्रकार जो पर्वत जो हैं वो जलवायु को नियंत्रित करते हैं। तो इस प्रकार सारे जो भौगोलिक घटक है आपस में अंतर संबंधित होते हैं। हम बात करें मानव भूगोल के जो तथ्य हैं, उनका विकास किसी न किसी कारक के अंतर संबंधों का ही परिणाम होता है। हम इनको अलग अलग करके नहीं दे सकते। यदि हम बात करें किसी प्रदेश में मानव निवास कर रहा है तो उसका रहन सहन है, उसका जीवन है, उसका खान पान है, वेशभूषा है, उसकी सामाजिक व्यवस्था है, वो वहाँ की जो भौतिक दशाएं उनसे प्रभावित होगी। लेकिन मनुष्य क्या करेगा? मनुष्य भी अपनी तकनीक के आधार पे, अपने विवेक के आधार पे जो उन भौतिक दशाओं को प्रभावित निश्चित रूप से करेगा, उनको भी अपने अनुसार परिवर्तित करने की कोशिश करता है। अभी हमने बात की थी पृथ्वी के एक इकाई के रूप में होने की, कि पृथ्वी जो है वो एक इकाई के रूप में है, इसके विभिन्न भाग जो आपस में एक दूसरे संबंधित एवं नियंत्रित हैं। जब हम बात कर रहे थे पृथ्वी कंपोनेंट्स की, तो पृथ्वी मुख्यतः 4 कंपोनेंट्स हैं, जो हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर है। इसमें हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल है, एटमॉस्फेयर जो कि वायुमंडल है, और लिथोस्फीयर जो चट्टानी मंडल है जिसे हम क्रस्ट भी कहते हैं, और बायोस्फीयर यानी कि जैवमंडल की बात इसमें हम कर सकते हैं, जैवमंडल है। तो ये चारों के चारों जो मंडल है, इनको जो एरोज के माध्यम से दिखाया गया है कि ये आपस में क्या है, अंतर ग्रंथित हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से प्रभावित भी हो रहे हैं, एक दूसरे को प्रभावित भी कर रहे हैं। अब कोई भी जो भौगोलिक परिघटना हो रही है, धरातल पे कोई भी परिघटना हो रही है, उसकी यदि इवेंट है, उस इवेंट की यदि हमको व्याख्या करनी है तो हम उसकी व्याख्या इन चारों के संदर्भ में करेंगे,
क्योंकि पृथ्वी वो घटनाएं पृथ्वी पे हो रही है, धरातल पे हो रही है, और धरातल जो है वो एक इकाई के रूप में जिसके विभिन्न भाग आपस में जुड़े हुए हैं। हम बात करें कृषि की, हम बात करते हैं कृषि एक प्रकार का इवेंट है, एक प्रकार की घटना है। तो कृषि के लिए हमें लिथोस्फीयर की आवश्यकता होगी, क्योंकि धरातल जो खेत है, कृषि खेत में की जा रही है, तो खेत किस पे है, धरातल पे है, तो वो उसको प्रभावित कर रहा है। वहाँ पे मिट्टी कैसी है, तो मिट्टी किससे बनती है, चट्टानों से बन रही है, तो वो उस कृषि क्षेत्र को प्रभावित करेगी। मिट्टी काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, किस प्रकार की मिट्टी वहाँ पे है, यानी किस प्रकार की चट्टानें वहाँ पे जिनसे वो मिट्टी का निर्माण हुआ है। बात करें हाइड्रोस्फीयर की, तो वहाँ पे कृषि के लिए निश्चित रूप से पानी की आवश्यकता होगी। पानी के बगैर काम संभव नहीं है। तो वहाँ पे सिंचाई की जा रही है, नदियों के द्वारा की जा रही है, नहरों के द्वारा की जा रही है, तो वो वहाँ पे किस प्रकार का दृश्य विकसित कर रहा है। एटमॉस्फेयर की हम बात करते हैं तो वर्षा है। यदि कृषि में जो पेड़ पौधे हैं, जो भी फसल है, फसल जो विकास हो रहा है, वो जलवायु के तत्वों पर निर्भर होता है, उनके बिना संभव नहीं होता। यदि एक फसल है तो उस फसल के लिए एक न्यूनतम तापमान की आवश्यकता होती है। यदि वह तापमान नहीं होता है तो कृषि कार्य संभव नहीं हो पाएगा, और यदि वो तापमान मिल जाता है तो कृषि कार्य कर सकते हैं, फसलों विकास हो सकता है। इसी प्रकार बात करें वर्षा की, जलवायु वो भी एक एटमॉस्फेयर का ही कारक है, वायुमंडल का। तो वर्षा जो है वो फसलों के लिए आवश्यक होती है, फसलों विकास वर्षा पे आधारित होता है। विशेषकर जहाँ पे सिंचाई नहीं होती, उस कृषि का जो भूदृश्य है वो तो टोटली किस पे डिपेंड हो गया, वर्षा पे आधारित हो गया। जैसे हमारी जो कृषि है वो वर्षा पर आधारित कृषि है। अगला जो है बायोस्फीयर। हम जो कृषि क्षेत्र को जैवमंडल से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जो कृषि क्षेत्र है वनस्पति जो विकास हो रहा है फसलों का, तो फसलें क्या है, फसलें जो है वो वनस्पति का ही एक रूप है, पेड़ पौधों का ही एक रूप है। वहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे जो भी हैं उनमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। उसके क्षेत्र में मनुष्य कार्य करता है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी वहाँ पे रहते हैं। तो यदि हम उसे एक इवेंट जो हो रहा है, कृषि का जो कार्य हो रहा है, उसको यदि हम अध्ययन करेंगे तो हमें इन चारों मंडलों की बात करनी पड़ेगी। हम एक सिंगल मंडल को लेकर उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। यदि हम करेंगे तो वो व्याख्या अधूरी रहेगी। यदि हमें व्याख्या उसकी अच्छी तरह व्याख्या करनी है, निश्चित रूप से हमें उसको इन चारों से इंटररिलेट करके ही अध्ययन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो पृथ्वी का हम कह सकते हैं कि सारे जो तत्व हैं, प्रत्येक जो कारक है वो स्वयं भी दूसरे कारकों से प्रभावित हो रहे हैं और खुद भी दूसरे कारकों को प्रभावित कर रहे हैं। विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में विविध वनस्पतियों का विकास होता है, लेकिन वनस्पति विकसित होने पर जलवायु को प्रभावित करते हैं। जैसे सघन एवं विस्तृत वनस्पति क्षेत्र तापमान को प्रभावित करते हैं। अतः भौगोलिक वातावरण के प्रत्येक तत्व एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो हम बात करें कि जलवायु क्षेत्र, तो जैसे अलग अलग जलवायु क्षेत्र है वहाँ पे अलग अलग वनस्पति का विकास होगा। जैसे जो समतल मैदानी भाग है जहाँ पे वर्षा अधिक हो रही है, तापमान अधिक है, तो वहाँ पे जो सघन पेड़ पाए जाते हैं, सघन वृक्षों वाली वनस्पति का विकास होता है। डेजर्ट में हम बात करें, मरुस्थल है, वर्षा नहीं हो रही है, तो वहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति का विकास होता है, जिन्हें कि मरुद्भिद कहा जाता है, जो कि इस प्रकार के होते हैं कि उनकी जड़ें तो काफ़ी गहराई तक होती है, उनकी जो पत्ते हैं वो काफ़ी पतले या फिर कांटों के रूप में होते हैं, ताकि वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया जो है वो नहीं हो। इसी प्रकार हम जाते हैं जो ठंडे एरियाज़ है, ध्रुवीय जो क्षेत्र हैं, इनमें जो वनस्पति वो अलग प्रकार की होती है, वो भी जलवायु के अनुसार अनुकूलित होती है। वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, मतलब वर्षा बर्फ़ के रूप में हो रही है, तो वहाँ पे जो है ना, जो भी वहाँ पे वृक्ष होते हैं उन ऊंचाई भी कम होती है, प्लस देवदार के वृक्ष हैं वो इस प्रकार से होते हैं तिकोने कि उन पे बर्फ़ गिरने के बाद ठहरती नहीं है। वहाँ पे पेड़ों का विकास नहीं होता, बल्कि कोणधारी वनस्पति का विकास होता है। तो अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में अलग अलग वनस्पतियों का विकास होता है। तो अब वनस्पति है वो किससे प्रभावित हुई, जलवायु के कारकों से प्रभावित हुई है, तभी वो अलग अलग प्रकार की पाई जाती है।
प्लस वनस्पति जो है वहाँ की जो जलवायु को भी प्रभावित करती है। ये नहीं कह सकते कि केवल वनस्पति ही जलवायु के कारकों से प्रभावित हो रही है या उससे उसके अनुसार उसका विकास हो रहा है, बल्कि वनस्पति क्षेत्र है वो भी जलवायु कारकों को प्रभावित करते हैं। जैसे हम देखें जहाँ पे बहुत अधिक सघन विस्तृत वनस्पति, वहाँ पे वर्षा अधिक होगी। वर्षा क्योंकि वो तापमान जो है उसको नियंत्रित करती है, तापमान को अधिक नहीं होने देगी, आर्द्रता को बनाए रखती हैं। और जहाँ पे वनस्पति नहीं होगी वहाँ पे वर्षा कम होती है, तापमान जो है बहुत अधिक पाया जाता है। तो इस प्रकार वनस्पति जो है वो जलवायु के जो कारक है, जैसे तापमान है, आर्द्रता है, वर्षा है, इनको प्रभावित करते हैं। इस प्रकार वातावरण के सारे तत्व एक दूसरे पर निर्भर भी हैं, संबंध भी है और एक दूसरे से संगठित भी होते हैं। इसके बारे में जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल, जिन्हें मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है, ने बताया है कि पार्थिव एकता के संबंध में बताया उन्होंने कि मानव भूगोल के दृश्य पार्थिव एकता से संबंधित हैं और केवल उसी के द्वारा समझाए जा सकते हैं। प्रत्येक स्थान का भौगोलिक दृश्य वहाँ के वातावरण से संबंधित है तथा वातावरण स्वयं भौतिक दशाओं का योग होता है। तो रेटजेल मोदी ने बताया है कि मानव भूगोल की जो दृश्य हमें दिखाई दे रहे हैं, जो तथ्य हैं, वो पार्थिव एकता से संबंधित है, यानी कि पृथ्वी पर जो एकता पाई जा रही है विभिन्न तत्वों में, उनको रिप्रेजेंट करते हैं और केवल उसी के द्वारा समझाया जा सकते हैं। यदि आपको किसी भी भौगोलिक दृश्य, मानव भूगोल के दृश्य यदि व्याख्या करनी है तो आप उसको पार्थिव एकता के सिद्धांत के द्वारा ही व्याख्या कर सकते हैं। उनको अलग अलग अगर अध्ययन करेंगे तो वो अध्ययन जो है वो अधूरा रह जाएगा। प्रत्येक स्थान का जो भी भौगोलिक दृश्य हमें दिखाई दे रहा है वो उस वातावरण से संबंधित होता है जिस वातावरण में वह भौगोलिक दृश्य है। और वातावरण क्या है? वो विभिन्न भौतिक दशाओं का योग है। वातावरण किससे मिलकर बनता है? जलवायु के तत्व हैं या जो वहाँ पे वनस्पति है, वहाँ पे धरातल है, मृदा है, जल है, संसाधन है, इन सभी जो भौतिक दशाओं का योग क्या कहलाता है? वातावरण कहलाता है। इसी प्रकार अन्य जो है भूगोलवेत्ता हैं, हमबोल्ट ने अपनी पुस्तक कॉस्मोस, काफ़ी फेमस बुक है ये उनकी, काफ़ी बार जो जीके का जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं या स्पेशली ज्योग्राफी के जो एग्ज़ाम हैं उनमें काफ़ी बार ये पूछ लिया जाता है कि कॉस्मोस जो बुक है वो किसकी कृति है, किसकी रचना है। तो इसका आंसर होगा हमबोल्ट द्वारा इसको लिखा गया है। उन्होंने अपनी पुस्तक कॉस्मोस में बताया है कि पृथ्वी एक जैविक तथा अविभाजित इकाई है, यानी जिस प्रकार जैविक इकाई कहने का मतलब ये है जिस प्रकार एक जीव है उसके सभी अंग जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। उनमें से कोई, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य के हाथ हैं या पैर हैं, उनमें से कोई भी हम ये नहीं कह सकते कि ये अंग उसके लिए आवश्यक नहीं है। उसको अध्ययन जब हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसके इकाई के रूप में ही उसका अध्ययन किया जा सकता है। पृथ्वी अविभाजित इकाई है, इसके विभिन्न जो घटक हैं उनको विभाजन नहीं किया जा सकता। इन्होंने बताया कि संपूर्ण प्रकृति में एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक एक ही आत्मा व्याप्त है जो कि पार्थिव एकता है। एक ही जीवन पत्थर, पौधों, जानवरों तथा यहाँ तक कि स्वयं मानव में भी प्रवेश किए हुए हैं। यहाँ पौधे हैं, जानवर हैं या मनुष्य हैं, उनमें जो जीवन है वो अलग नहीं है बल्कि वो एक ही जीवन है, एक ही प्रकार, एक ही उसका स्वरूप है। तो यदि हमें अध्ययन करना है तो इन सभी को साथ में रख कर ही अध्ययन करना होगा। जैसे हम बात करते हैं वर्तमान में जो एक्टिविटीज़ हैं, इन्वायरमेंट है और जो समस्याएं आ रही हैं, हम देखते हैं बहुत सारी समस्याएं हैं। स्पेशली इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही है। वायु प्रदूषण है या जल प्रदूषण है या फिर नाभिकीय जो प्रदूषण है, इस प्रकार से। तो इनकी जो समस्याओं जब हम देखते हैं तो हम इनका भी एकाकी अध्ययन नहीं कर सकते। इसके लिए हमें इन्वायरमेंट और प्लस जो मनुष्य जो गतिविधियाँ उन सभी का एक साथ रख के अध्ययन करना होगा क्योंकि आपस में संबंधित होती है। हमें इन्वायरमेंट में वाटर है, जल है या हवा है, मिट्टी है या खनिज है, प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे हैं, जानवर है, यानी इन्वायरमेंट का प्रमुख भाग है। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जो कि एक सांस्कृतिक भूदृश्य है।
तो जिसमें इंडस्ट्री उद्योग है या एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, यातायात की बात करें, कृषि की हमने बात की थी, रिक्रिएशन है या घरेलू कोई भी पर्पज़ है, बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ हैं, तो ये एक्टिविटीज़ जो है वो इन्वायरमेंट में ही हो रही है। निश्चित रूप से वातावरण के अंदर ही ये कार्य होते हैं, हमने एक्टिविटीज़ जो है वो होती हैं और ये आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो और इन्हीं के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की जो है इवेंट्स हो रहे हैं या विभिन्न प्रकार की जो पर्यावरणीय समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। तो अगर हमें इनका अध्ययन करना है, हमें समाधान खोजना है, तो हम इन दोनों को संबंधित करके खोजना पड़ेगा। ये नहीं है कि हमने केवल एक पक्ष लिया और उसको अध्ययन करके समाधान खोजने की कोशिश करें, वो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो घटनाएं हैं वो जो है वो इन सभी कारकों के प्राकृतिक एवं जो सांस्कृतिक जो है उन सभी के सम्मिलित प्रभाव से उत्पन्न होती है। तो इनका अध्ययन जो है वो तभी प्रासंगिक होगा जब इनको सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाए। ये हमने देखा था पार्थिव एकता का सिद्धांत कि पृथ्वी के प्रत्येक तत्व में एकता है, वह आपस में संबंधित है, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे अगले सिद्धांत की, जो क्या है वातावरण समायोजन का सिद्धांत, कि वातावरण में मनुष्य किस प्रकार रहता है, किस प्रकार से समायोजित होता है। मानव भूगोल वास्तव में पृथ्वी तल पर मानव समुदायों के स्थानिक वितरण विभिन्न प्रदेशों में किए गए पर्यावरण समायोजनों का अध्ययन है। जब हमने मानव भूगोल का जो क्षेत्र की बात की थी या हम इसको एक परिभाषित कर रहे थे, तो हमने देखा था कि मानव भूगोल क्या था कि पृथ्वी तल पर मानव समुदाय के स्थानिक वितरण, यानी कि क्योंकि भूगोल ऐसा विषय जो स्थान पर जो बल देता है, तो मनुष्य जो है पृथ्वी तल पर मानव समुदाय किस प्रकार वितरित है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस रूप में पाए जाते हैं, और विभिन्न प्रदेशों में किए गए पर्यावरण समायोजन कि मानव समूह विभिन्न स्थानों पर वितरित है, अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं और उन अलग अलग जगहों के वातावरण के अनुसार वे किस प्रकार समायोजित हैं, किस प्रकार वहाँ पे रह रहे हैं, उन्होंने किस प्रकार वातावरण के अनुसार अपने को ढाला है या वातावरण को ढाला है। तो इन सभी का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। मानव अनुकूलन एवं रूपांतरण की प्रक्रिया द्वारा वातावरण के साथ समायोजन करता है। जो मानव एडजस्ट होता है पर्यावरण के साथ, अपने पर्यावरण के साथ, तो वो दो क्रियाएं कर रहा है, एक अनुकूलन और एक जो होती है वो होती है रूपांतरण। प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के विभिन्न तत्व मनुष्य के भोजन, उसके वस्त्र, निवास, व्यवसाय, संस्कृति पर प्रभाव डालते हैं। मनुष्य उनके प्रभावों के अनुसार ही अपने रहन सहन का अनुकूलन करता है तथा वातावरण में भी कुछ परिवर्तन करता है। इन क्रियाओं को वातावरण समायोजन कहते हैं। तो प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के विभिन्न तत्व मनुष्य के भोजन पे, यानी उसके वस्त्र, उसके निवास, उसके व्यवसाय जो कार्य कर रहा है, उसकी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं पे प्रभाव डालते हैं। ये नहीं केवल प्राकृतिक तत्व ही मनुष्य पर प्रभाव डालते हैं, बल्कि सांस्कृतिक तत्व भी मनुष्य पर प्रभाव डालते हैं। मनुष्य जैसा उन पर प्रभाव पड़ रहा है उसके अनुसार क्या करता है, अपने रहन सहन का अनुकूलन करता है और वातावरण में कभी कभी क्या करता है, अनुकूलन के साथ वातावरण में भी परिवर्तन करने लग जाता है या वातावरण में परिवर्तन कर देता है। अब हम देखते हैं वातावरण समायोजन के स्वरूप, कि वातावरण जो समायोजन कर रहा है वो किस प्रकार से करता है, किस प्रकार वो वातावरण के अनुसार अपने को ढालता है या वातावरण को अपने अनुसार ढालता है। वातावरण समायोजन स्वरूप की हम बात करें तो दो प्रकार से वो वातावरण जो समाज के साथ समायोजन करता है। पहला है अनुकूलन और दूसरा है परिवर्तन या रूपांतरण। पहले बात करते हैं हम अनुकूलन की। किसी भी जीव का अपने को वातावरण के अनुसार ढाल लेना अनुकूलन कहलाता है। यानी मनुष्य जिस वातावरण में रह रहा है वो उसमें परिवर्तन नहीं करके बल्कि उसके अनुसार खुद को ही ढाल लेता है। ये जो अनुकूलन जो है वो जो आदिम समाज है, पिछड़े हुए समाज है, प्रारंभिक समय में ये स्थिति थी कि जैसे मनुष्य है तो उसने पेड़ पौधों से फल प्राप्त कर लिए, तो उसने
या जिस वन क्षेत्र में वह गया वहाँ पे उसे जीव जंतुओं का शिकार किया और शिकार करके उसने उनको अपने भोजन के रूप में काम में ले लिया। उसने ज़्यादा कुछ कोशिश नहीं की, बल्कि वातावरण में जो उसे उस प्रकृति ने दिया उसका ही उपयोग उसने किया और अपने को ढाल लिया। अब अनुकूलन है वह दो प्रकार से होता है, एक आंतरिक अनुकूलन, एक बाह्य अनुकूलन। आंतरिक यानी कि जो मतलब मनुष्य के अंदर से आंतरिक रूप से जो होता है, और बाह्य जो बाहर की तरफ दिखाई देता है। फिर बात करते हैं परिवर्तन की या रूपांतरण की। किसी भी वातावरण में अपने अनुसार परिवर्तन कर लेना क्या कहलाता है? रूपांतरण या परिवर्तन कहलाता है। मनुष्य ने जहाँ पे वह रह रहा है वहाँ के वातावरण में अपनी तकनीक, अपनी क्षमता के अनुसार चेंजेस लेके आता है, वह परिवर्तन कर देता है। तो ये क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है, या वातावरण में रूपांतरण कहलाता है। तो ये हम बात कर रहे थे वातावरण समायोजन के स्वरूपों की बात हमने की, किस प्रकार मनुष्य वातावरण के साथ रहता है, किस प्रकार अपने को अनुकूलित कर लेता है। अब हम पहले बात करते हैं अनुकूलन के बारे में। मनुष्य द्वारा वातावरण के विभिन्न कारकों के प्रभाव के अनुसार अपने आप को समायोजित करने की प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं। तो अनुकूलन क्या है कि मनुष्य ने वातावरण के जो विभिन्न कारक हैं उनके अनुसार अपने को समायोजित कर लिया है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुकूलन कहा जाता है कि मनुष्य अपने में वातावरण के अनुसार चेंज लेकर आता है। अब अनुकूलन जो है वो दो प्रकार से होता है, एक आंतरिक अनुकूलन और एक बाह्य अनुकूलन। पहले बात करते हैं आंतरिक अनुकूलन की। आंतरिक अनुकूलन के अनुकूलन जो होता है उसमें मनुष्य जो है वातावरण के अनुसार अपने बोलचाल है, खान पान है, रहन सहन आदि में के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेता है, बदल लेता है। जैसे यदि कोई मनुष्य है वह एक ही वातावरण में रह रहा है तो वातावरण के जो विभिन्न कारक है उनके अनुसार उसमें जो है परिवर्तन आ जाएगा। जैसे यदि कोई जो व्यक्ति है जो भारत का है या यूरोपीय देश का है, वह यदि जाकर अफ्रीका के देश है जहाँ की उष्ण जलवायु वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर जाके रहेगा तो धीरे धीरे उसकी त्वचा का जो रंग है वो उस क्षेत्र के अनुसार अनुकूलित हो जाएगा और रंग जो है वो क्या हो जाएगा? श्याम या काला होने लग जाएगा। इस प्रक्रिया को आंतरिक अनुकूलन कहते हैं। या फिर जब है ना मतलब हम यदि प्रवसन करके एक जो परिवार है दूसरी जगह जाएगा तो वो वहाँ की जो है वो लैंग्वेज सीखेगा और वहाँ उसके भोजन में भी चेंजेस आएगा, क्योंकि जो वहाँ पे भोजन उससे उपलब्ध है। जैसे कि यदि आप समुद्री क्षेत्र में जाते हैं, यदि समतल मैदानी भाग से समुद्री क्षेत्र में जाएंगे तो समुद्री क्षेत्र में किस प्रकार का भोजन है जो समुद्री संसाधनों पर आधारित है, तो उसके भोजन में भी परिवर्तन, भोजन की जो आदतें हैं उनमें वो परिवर्तन लेके आएगा। तो ये आंतरिक अनुकूलन कहलाता है। बात करें बाह्य अनुकूलन की, तो बाह्य अनुकूलन में मानव दूसरे क्षेत्र में जाकर उसके अनुसार अपनी वेशभूषा में परिवर्तन कर लेता है। कि जैसे कि इसमें क्या है कि यदि एक समाज का व्यक्ति या एक जगह का व्यक्ति दूसरी जगह जाएगा तो हम देखते हैं कि जैसे कुछ ही दूरी में बोलियों में परिवर्तन आ जाता है, लैंग्वेज भाषा में परिवर्तन आता है, वेशभूषा में परिवर्तन आता है। तो वो अपनी वेशभूषा परिवर्तित कर लेगा और प्रेरित करके उसके अनुसार कपड़े पहनने लगेगा, यानी कि बाहरी जो उसका स्वरूप है उसमें परिवर्तन लेकर आएगा। तो इस प्रकार का अनुकूलन क्या कहलाएगा? बाह्य अनुकूलन कहलाएगा। अगला हम बात करते हैं रूपांतरण के बारे में, परिवर्तन के बारे में कि किस प्रकार मनुष्य वातावरण को मॉडिफाई करता है अपनी टेक्निक की सहायता से। प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न कारकों की कठोरता से बचने के लिए मनुष्य जो कृत्रिम उपाय अपनाता है उसे रूपांतरण कहते हैं। जैसे उदाहरण हम देखते हैं कि शीतोष्ण जलवायु के देशों में निवास करने वाले मनुष्य जब उष्ण प्रदेशों में आएंगे तो वातावरण को अपने अनुकूल बनाने के लिए वो जो प्रशीतक का प्रयोग करते हैं, एसी का प्रयोग करते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वातावरण का रूपांतरण या फिर परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाएगी। जैसे जो यूरोपियन देश थी, कंट्रीज़ थी, जब इधर आए उष्ण प्रदेशों में आए तो वो क्योंकि ठंडी जलवायु से थे, जब उष्ण प्रदेशों में जलवायु आए तो उन्होंने अपने लिए व्यवस्थाएं कि वातावरण जो है वातावरण परिवर्तन करने की कोशिश
कि रेगिस्तान की हम बात करें, रेगिस्तान किस प्रकार का क्षेत्र होता है, वर्षा नहीं होती है, वनस्पति का विकास कम होता है, तो ऐसी स्थिति वहाँ पे फसलों का विकास संभव नहीं होगा, क्योंकि फसलों के लिए एक निश्चित जो है पानी की जो आवश्यकता होती है। लेकिन मनुष्य ने वहाँ रेगिस्तान में नहर लेके आ गया, उसने वहाँ पे कृषि कर ली है। यहाँ तक कि उस स्थान जैसे हम बात कर रहे हैं, जो उदाहरण हमारे सामने ही है कि राजस्थान का जो गंगानगर हनुमानगढ़ वाला ज़िला है वह पूर्ण रूप से मरुस्थलीय ज़िले थे, और आज वो क्या कहलाते हैं, राजस्थान का अन्नागार कहलाते हैं, अन्न भंडार कहलाते हैं। अब मरुस्थलीय क्षेत्र था वो आज अन्न भंडार कैसे बना, तो इसकी वजह क्या है कि डेजर्ट होने के बावजूद वहाँ पे नहर आ गई है, और पानी के वजह से वहाँ पे इस प्रकार का विकास हुआ है। इसे मनुष्य ने हरित क्रांति लेके आया, उसने ऐसे बीजों का विकास किया जो कि कुछ ही समय में अधिक उत्पादन देते हैं, यानी कि उसने जो प्रकृति में परिवर्तन करने की कोशिश की, अपने तकनीक की सहायता से रूपांतरण करने की कोशिश की। ये सारे के सारे क्या है, रूपांतरण के उदाहरण है। मानव प्राकृतिक वातावरण में भी परिवर्तन करता है, जैसे वो मिट्टी है, मिट्टी यदि उपजाऊ नहीं है, क्योंकि मिट्टी जो जिस चट्टानों से मिलकर बनी उनके अनुसार होगी, तो जिसकी उसमें कमी है, यदि उसमें नाइट्रोजन की कमी है, पोटेशियम की कमी है, जिसकी भी कमी है उसके अनुसार वह खाद डालकर उसको उपजाऊ बना लेता है, यानी कि प्राकृतिक कारक में उसने परिवर्तन कर दिया। इसी प्रकार सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन करता है, जैसे भाषा है, खान पान में बदलाव लेके आता है। यदि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है उसकी भाषा में परिवर्तन आता है, भाषा में चेंजेस आने लग जाते हैं, खान पान में आने लग जाते हैं, यानी उसके सांस्कृतिक वातावरण में भी परिवर्तन हुआ है। तो मानव प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों ही वातावरणों में परिवर्तन लेकर आता है। समायोजन में जो है वो हर जगह समायोजन एक जैसा नहीं होता। यदि आपकी प्राकृतिक परिस्थितियाँ जो है वो यदि सेम भी है तो समायोजन अलग अलग पाया जाएगा। समायोजन में स्थानिक भिन्नताएं मिलती है। ये जो है समायोजन का एक प्रादेशिक पक्ष कह सकते हैं। जैसे एक जो क्षेत्र है, जैसे टुंड्रा प्रदेश है, टुंड्रा प्रदेश ठंडा प्रदेश है, तो वहाँ पे जो शीत जलवायु में लोग रह रहे हैं तो वो क्या खाल और समूर के जो वस्त्र पहनते हैं। कांगो बेसिन है, वो भी जनजाति है, वो भी अनुकूलन ही कर रही है। टुंड्रा प्रदेश के जो लोग हैं वो भी अनुकूलन कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इनकी जो दशाओं में अंतर है, प्राकृतिक दशाओं में अंतर है, तो कांगो बेसिन की जो पिग्मी है वो किस प्रकार वो वस्त्र अर्ध अवस्था में रहते हैं, उनके वस्त्र जो है वो इतने, जिस प्रकार से टुंड्रा प्रदेश वाले तो खाल के समूर के वस्त्र पहन रहे हैं, और जबकि वो वस्त्र जो है वो कम पहनते या अर्ध अवस्था में रहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समायोजन का जो पक्ष है, समायोजन निश्चित रूप से मानव वातावरण के साथ करता है, लेकिन उसका दूसरा पक्ष स्थानिक पक्ष भी है कि स्थानों के अनुसार उसके द्वारा किए जाने वाले अनुकूलन में या उसके द्वारा किए जाने वाले जो भी रूपांतरण हैं उनमें परिवर्तन पाए जाते हैं। तो आज हमने पढ़े मानव भूगोल के जो सिद्धांत, जो बचे हुए आपके 2 सिद्धांत थे, वो हमने देखा पार्थिव एकता का सिद्धांत कि पृथ्वी का प्रत्येक तत्व एक दूसरे से संबंधित है और एक दूसरे संदर्भ में ही इनकी व्याख्या की जा सकती है। पृथ्वी एक इकाई के रूप में है। और जो दूसरा सिद्धांत हमने पढ़ा वातावरण समायोजन का सिद्धांत कि वातावरण में मनुष्य जो है वो अनुकूलन के द्वारा या वातावरण में परिवर्तन के द्वारा उसमें समायोजित होता है, विभिन्न क्रियाएं करता है, भूदृश्यों का निर्माण करता है। यद्यपि जो समायोजन है वो स्थानों के अनुसार भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। धन्यवाद।